दोस्तों आज हम फिजिकल एजुकेशन का एक सैम्पल पेपर करने वाले हैं जो कि आपका एग्ज़ाम है 13 मार्च को। उसमें आने वाला है सेम का सेम पेपर ऐसा ही आपके बोर्ड में आएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। और इस वीडियो में पूरे जो आपका पेपर है वो 70 नंबर का है। आपको 3 घंटे का वही समय मिलेगा। आपके जो 30 नंबर होते हैं वो स्कूल से जाते हैं और 70 नंबर का आपका पेपर होता है। तो ये जो पेपर है वो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो वैसा ही पेपर हम देखते हैं। सबसे पहले हम सामान्य निर्देश देख लेते हैं इसमें से क्या दे रखा है, तभी आपको समझ में आएगा कि पेपर में क्या है। तो आपकी जो एमसीक्यूज टाइप रहेंगे तो उनमें तो सीधे देखिए आंसर है, तो उनके आंसर मैं आपको बताते चलूँगा। बाकी जो वैसे क्वेश्चन होंगे आपके शॉर्ट लॉन्ग, तो उनको इस तरीके से समझाऊंगा कि आपने जो चैप्टर पढ़ा होगा उसमें से आपको याद भी आ जाएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। बाकी अगर आपको और किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बताइए, उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं लाऊंगा ज़रूर। और अगर आपको जो आपका फर्स्ट चैप्टर है इसी में खेलों में योजना, तो उसमें एक नॉकआउट फिक्चर तैयार करने के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर आपको उस पाँच उसकी मतलब वीडियो चाहिए, नॉकआउट फिक्चर की एक अलग से वीडियो चाहिए, सेपरेट वीडियो, तो एक छोटी सी वीडियो में आपको समझा दूंगा अगर आप कमेंट में बताएंगे तो। देखिए कमेंट में अगर बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बताएंगे तभी मैं वो वीडियो लेकर आऊँगा। सबसे पहले हम इसमें सामान्य निर्देश देख लें। तो ये जो आपका पेपर है वो 5 खंडों में विभाजित रहेगा, जिसमें कुल 37% रहेंगे, 37। खंड एम ई 1 से 18% है, जो कि आपके एमसीक्यूज टाइप के पर्सन है, बहुविकल्पीय पर्सन। सारे के सारे प्रश्नों में ऑप्शन आपको दिए हुए रहेंगे, उनमें से आपको छाट कर लिखना है। खंड बी में 19 से 24% है, जो कि 2 अंक के हैं, और इनका जो उत्तर आपको संक्षिप्त उत्तर लिखना है आपको। और इनकी जो शब्द सीमा है वो 60 से 90 शब्द होने चाहिए, और कोई भी पर्सन 5% का प्रयास कीजिए। तो ये 19 से 24 आपके दे रखे हैं, उनमें जो ये 6% इनमें से कोई भी आपके 5 करने हैं। अब जो खंड सी है उसमें 25 से 30 तक, जो कि 3 अंक के हैं, ये जो लघु उत्तर वाले पर्सन है, और इनके जो शब्द सीमा है वो 100 से 150 होनी। देखिए जो फिजिकल एजुकेशन में जो शब्द सीमा है इसमें ज़्यादा दे रखी है, इसलिए आप उसी हिसाब से लिखिए। 2 नंबर का है तो आपको आधा पेज लिखना है कम से कम। 3 नंबर का है तो फिर पौन पेज, 1 पेज, ऐसा इतना लिखना है। 5 नंबर का है तो आपको लगभग 2 पेज लिखने हैं। तो ऐसा आपको करना है। बट आप नॉकआउट फिक्चर तैयार करते हैं तो उसमें आपको हो भी सकता है आप 1 पेज करें, वो 5 नंबर का है तो 2 पेज करें, तो उसमें वर्ड लिमिट नहीं होती है। अब खंड डी में है, इसमें 31 से 33 है, जिनमें 4 अंक का पर्सन है। ये केस स्टडी वाले आपके पर्सन है, जिसमें आपको कोई चित्र दे रखा होगा या फिर कोई पैराग्राफ दे रखा होगा। इसमें आंतरिक विकल्प भी मौजूद है, मतलब ऑप्शन भी है। और खंड ई में 34 से 37% है, जिनमें से 5 अंक के हैं, और ये संक्षिप्त उत्तर देने इनका आपको। और 200 से 300 शब्द, जितना आप निबंध लिखते हैं उतने 200 से 300 शब्द आपको देना है इनका आंसर। और कोई भी 3 प्रयास कीजिए, कोई भी 3 करने, 4 में से 34 से 37 तक। अब खंड ए हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो देखिए पर्सन एक है कि एक माइक्रोसाइकिल खेल प्रशिक्षण आमतौर पर खिलाड़ी की तैयारी के लिए होता है। तो देखिए जो ये खेल प्रशिक्षण होते हैं वो 3 तरह के होता है: मैक्रो खेल प्रशिक्षण, माइक्रो खेल प्रशिक्षण, और माइक्रोसाइकिल खेल प्रशिक्षण। अब इसमें तीनों में क्या अंतर है कि जो मैक्रो होता है वो लंबी अवधि के लिए होता है, जो माइक्रो होता है वो छोटी अवधि के लिए, अल्प अवधि के लिए होता है, लेकिन जो माइक्रोसाइकिल वो होता है वो मीडियम अवधि के लिए होता है। अगर इसमें चारों में से आपका जो ऑप्शन सही होगा वो 1 सप्ताह के लिए होगा। ये एक सप्ताह का इसमें परीक्षण दिया जाता है खिलाड़ी को किसी भी खेल के लिए तैयार होने के लिए। सेकंड हम पर्सन है शत्रुतापूर्ण आक्रामकता को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये आपकी प्रतिक्रियाशील आक्रामकता हो जाएगी। आक्रामकता आप जानते हैं ना, छोटा मोटा गुस्सा, जब खेल में कोई खिलाड़ी गुस्सा हो जाता है किसी बात को लेकर, तो वो दूसरे जो कॉम्पिटिटर होता है, दूसरा खिलाड़ी होता है, तो उस पर कुछ उसे अपशब्द भी बोल देता है, फिर उससे लड़ाई झगड़ा कर लेता है, तो वो आक्रामकता होता है। आक्रामकता मतलब हमारे मन का एक ऐसा हिस्सा जो हमें गुस्सा दिलाता है। तो लंबी कूद में उतरना किसका उदाहरण है? तो ये गतिशील संतुलन का उदाहरण है। तो ध्यान रखना है इनका आंसर आपको। फोर्थ हम देखें तो
प्लेट टैपिंग टेस्ट एक टेस्ट होता है, प्लेट टैपिंग टेस्ट है, आपको पता होना चाहिए। आपका 6 चैप्टर है जो मापन और परीक्षण वाला, उसमें सारे टेस्ट आपको दे रखे हैं। रिच एंड सिट परीक्षण, सारे चेयर एंड स्टैंड परीक्षण, सारे परीक्षण आपको एक बार देख लेने हैं। उनमें से किसी के बारे में एक बार पूछ जा सकता है। तो इसके किसका मापन के लिए उपयोग किया जाता है ये? तो गति के लिए, निचले अंगों के समन्वय के लिए, या फिर ऊपरी अंगों के समन्वय के लिए, या लचीलापन। तो ये निचले अंग कौन होते हैं हमारे? देखिए पूरा शरीर होता है हमारा, ये ऐसे बना है। तो यहाँ से जो नीचे अंग होंगे, जो पैर होंगे, मतलब ये मान लीजिए हमारे जो पैर होंगे नीचे, उन अंगों के समन्वय के लिए। अब फिफ्थ हमारे ऑक्सीजन के अभाव में खिलाड़ी की कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? सहन शक्ति, एरोबिक्स क्षमता, या पेशीय क्षमता। तो इनमें से आपको बताना है। तो अगर आपका अवायवीय क्षमता हो जाएगा एनारोबिक क्षमता। अब चेयर स्टैंड टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपका चेयर स्टैंड टेस्ट है उसका क्या मुख्य उद्देश्य है? वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले हिस्से की ताकत मापने के लिए। तो पहला ही आपका सही हो जाएगा, आपको पढ़ने के लिए लग रहा होगा, क्योंकि जो चेयर स्टैंड परीक्षण होता है, इसमें जो हमारे जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो हमारे बड़े लोग होते हैं, उनके जो मांसपेशियां होती है उनकी लचक मापने के लिए ये परीक्षण किया जाता है। तो इसमें वरिष्ठ नागरिक के लिए शब्द आ गया, और उनके निचले हिस्से की ताकत, क्योंकि चेयर स्टैंड परीक्षण ऐसा होता है, एक चेयर पे बैठा दिया जाता है, जिसमें उनका आ जाता है जल्दी बैठो उठो, एक मतलब 30 सेकंड का समय दिया जाता है, 30 सेकंड में आपको बैठना है, उठना है, बैठना उठना है। तो ऐसा एक परीक्षण होता है। अब 7th हमारा कि डॉक्टर लुडविग गुटमैन किससे संबंधित है? तो देखिए एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने पैरालंपिक खेल की अवधारणा स्पष्ट की थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। 8th है कि मधुमेह, देखिए जो शुगर होता है उसे ही मधुमेह कहते हैं। इसको सुधारात्मक के लिए कौन सा आसन करना चाहिए हमें? तो कौन सा आसन करना चाहिए हमें? तो आसन जो आपका वो धनुरासन करना चाहिए आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है। जेनुवरोम की पोस्टुलल डिफॉर्मिटी आसनीय विकृति है। देखिए आपको कुछ मुश्किल क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन जो आपकी ये मुश्किल क्वेश्चन है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। देखिए पहले खुद आंसर सोचने की कोशिश कीजिए, फिर आपको मिला कि हाँ मैंने जो सोचा था। वीडियो को पॉज करके खुद आंसर सोचने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। जो भी आपने देखिए जो आपको सपोर्टिंग मटेरियल मिला है स्कूल से, या फिर आपने जो भी किसी भी चीज़ से पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने सारे चैप्टर पढ़े होंगे। अगर आपने फिर भी नहीं पढ़े हैं तो एक बार पढ़ लेना उन्हें, क्योंकि जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इन क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते। तो एमसीक्यूज तो हमारे ऐसे होते हैं। बाकी जो वैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट टाइप के, लॉन्ग टाइप के, वो हमारे जीवन से संबंधित होते हैं। अभी आप देखना उनके, अगर आपने नहीं पढ़े होंगे तो भी आप उनके आंसर लिख सकते हैं ज़्यादातर के। लेकिन एमसीक्यूज में तो आपको सटीक पता होना चाहिए ना कि भाई कौन सा आंसर है। हाँ, तो हम 9 के आंसर की बात कर रहे थे। तो जो 9 का आपका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा ए, पैर। अब ये है कि नॉकआउट टूर्नामेंट में पहले दौर में 25 टीमें होने पर कितने मैच खेले जाएंगे? तो 25 टीमें होने पर कितने मैच खेले जाएंगे? तो अगर हम ऐसे डिवाइड करें इसको, तो ये इसका फॉर्मूला होता है n-1। अगर इसको ये किया जाए 25, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और एक हो जाएगा 16 2 जा 32। 32 में से आप 25 को माइनस कर दीजिए, कितने आ रहे हैं जल्दी बताइए मुझे। 7 आ रहा है ना, तो आपका 7 आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपका नॉकआउट उसमें होता है टूर्नामेंट में, ये आपको फिक्चर में भी आपको याद रखना पड़ता है, इसका फॉर्मूला भी होता है। तो ये सारी चीज़ अगर आपको इसको सेपरेट वीडियो चाहिए इसकी, तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसकी सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि कैसे ये सोल्व होता है। क्योंकि आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से जरूर आएगा, क्योंकि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वही आपका 8 से 9 नंबर का आ रहा है 70 में से, तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़। 11 हम देखें, ऊंची कूद में उड़ान भरना। तो ऊंची कूद में उड़ान भरना किस शक्ति का उदाहरण? देखिए सारी शक्ति है, इनमें से आपको बताया ना, ऊंची उड़ान, जो ऊंची कूद है उसमें उड़ान भरना, तो ये अधिकतम शक्ति का वो है, सॉरी अधिकतम शक्ति, इसमें आपको अधिक शक्ति की जरूरत होती है। अब आपकी ये जो कॉलम वाले हैं आंसर है, इनको आपको मिलान करना है और इसमें बताना है।
जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा खेल है? विशेष ओलंपिक खेल है। अब पहले विशेष ओलंपिक खेल प्रतियोगिता कब आयोजन की गई थी? तो जो आपकी पहली जो प्रतियोगिता थी वो 1988 में आयोजित की गई थी सॉरी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड हो जाएगा, और जो सेकंड का आंसर है वो आपका फर्स्ट हो जाएगा। अब थर्ड, पहली पैरालंपिक खेल प्रतियोगिता कब की गई थी? तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा 1960 में। तो ये आपका थर्ड का हम देखें तो ये फोर्थ हो जाएगा। अब पहली डेफलिंपिक खेल प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी? तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, तो फोर्थ का फर्स्ट हो गया। तो ये आपके सारे आंसर ऐसे हो गए। तो ये कोड रहे, इनमें से छांटना था आपको। तो इसमें अगर हम छांटते हैं तो आपका हाँ फर्स्ट का थर्ड है, सेकंड का सेकंड है, हाँ तो ये आपका ये सी वाला हो जाएगा। अब विषम को चुने, जो विषम चीज है उसमें उसको आपको चुनना है। बहिर्मुखता, वो लोग जो कि सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उभरवर्ती और खुलापन या विक्षिप्तता। तो इसमें से आपको विषम को चुनना है। अगर इसमें विषम हम चुने तो उभयलिंगी हो जाएगा आपका आंसर सही। 14 हम देखें नियमित व्यायाम। तो नियमित व्यायाम करने से क्या होता है? मांसपेशियों का आकार घटता है, या मांसपेशियां टोन में रहती है, या थकान में वृद्धि होती है, या स्थिर शक्ति हो। देखिए ये दो तो बिल्कुल ही गलत हो जाएंगी, मांसपेशियों का आकार घटना और थकान में वृद्धि। देखिए थकान दूर करने के लिए तो आप व्यायाम करते हैं, और मांसपेशियों में टोन रहती है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। टोन का मतलब है कि मांसपेशियों में लचक रहती है, आपकी मांसपेशियां कोमल हो जाती है व्यायाम करने से। अब भारतीय खेल प्राधिकरण जो आपका SAI है, स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये है भारतीय खेल, इसे SAI खेलो इंडिया भी कहते हैं। तो इसके द्वारा फिजिकल फिटनेस टेस्ट की पहचान कीजिए। तो ये कौन सा परीक्षण है? तो ये देखिए सिट एंड रिच टेस्ट ही है, ये आपको देखने से पता चल रहा होगा, ये आपकी बुक में भी आपको दे रखे होंगे चित्र, आपको देख लेना ये टेस्ट कौन सा है। तो इसका ए हो जाएगा। अब ये केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए, तो इसमें ये लचीलापन बढ़ाता है, इसका आंसर ये हो जाएगा सी। अब 16 हम देखें तो 16 का आंसर है, ये कथन वाले हैं, अभी कथन और अभिकथन वाले। बैक स्ट्रेच टेस्ट अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, ये आपका सही है या गलत ये आपको बताना है। तो ये आपका जो सही हो जाएगा, और आर्म कर्ल अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों अलग चीज बताई गई है, इसलिए आपका बी आपका सही हो जाएगा आंसर। 17 हम देखें तो इसमें से फिर आपको कॉलम वाले दे रखे हैं। तो इसमें अगर सबसे पहले आप ये मिलाइए ऋतुरोध। तो ऋतुरोध जो होती है वो अनियमित माहवारी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है वो आपकी एक मिनट हाँ, तो ये आपकी एक हड्डी रोग होता है। सेकंड हम देखें लार्डोसिस या अग्रकुब्जता। तो अग्रकुब्जता क्या होती है? तो ये आपका मिलान हो जाएगा इससे, रीढ़ की हड्डी में वक्रता, यानी कि उसमें एक फ्रैक्चर आ जाना। और ये आपका जो रह गया वो खाने का ये विकार है। देखिए बुलिमिया और एनोरेक्सिया दोनों ही खाने के विकार हैं। जब हम खाना हद से ज़्यादा खा लेते हैं तब तो हमें बुलिमिया होता है, लेकिन हम खाना इतना कम कर देते हैं कि हमारा शरीर का जो पोषण है वो बिल्कुल दिन प्रतिदिन गिरता जाता है, तो उसे हम एनोरेक्सिया नवर्सा कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी महिलाओं को ज़्यादातर होता है। तो ये कोड आपको भरने थे इसमें। तो इसमें अगर हम कोड देखें तो आपका ये हो जाएगा डी वाला, देख लेना एक बार इसे। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम किस जीवन शैली रोग के प्रबंधन में सहायक है? अस्थमा, मोटापा, उच्च रक्तचाप या अल्प रक्तचाप। तो ये मोटापा में सहायक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा सेक्शन बी आता है, ऑलरेडी हमने सेक्शन ए कर लिया है, एक मार्क्स वाले कर लिए, अब 2 मार्क्स वाले आपके आते हैं। शारीरिक शिक्षा और खेल में आत्मसम्मान की भूमिका की व्याख्या कीजिए। देखिए खेलों में आत्मसम्मान मिलना एक अहम भूमिका होती है। देखिए किसी भी खेल में हम बेहतर प्रदर्शन तभी कर सकते हैं जब हमें आत्मसम्मान मिले,
किससे? दूसरे खिलाड़ी से भी और हमारे जो आसपास के समाज के लोग हैं उनसे भी हमें आत्मसम्मान मिले। तो एक खिलाड़ी के लिए आवश्यक है कि वो बेहतर प्रदर्शन करे अपने खेल में। इसके लिए उसे ज़रूरी हो जाता है कि उसे आत्मसम्मान दिया जाए। तो इसकी भूमिका आप लिख सकते हैं, एक नेचुरल टॉपिक है, नेचुरल चीज़ है। मासिक धर्म में देरी का कारण बताइए। देखिए मासिक धर्म क्या होता है, जिसे हम पीरियड्स भी कहते हैं। तो इनकी जो मतलब टाइम लाइन होती है वो लगभग औसत अगर हम बात करें तो 28 दिन की होती है। 25 से 35 दिन के बीच में हो जाती है, तो 28 दिन हम मान लेते हैं। तो अगर इससे देरी से होती है तो उसे हम मासिक धर्म में देरी का कारण मानते हैं। तो इसके कारण बहुत से हो सकते हैं कि जो हम भोजन खाते हैं उसमें कमी होती है हमारे, या फिर हम आहार पूरा नहीं लेते हैं, या फिर हम बता सकते हैं कि हमें अधिक चिंता होती है, या फिर कोई कुपोषण हो सकता है, बीमारी हो सकती है, या फिर हम मतलब कुछ जो हमारे धूम्रपान होते हैं, धूम्रपान जो चीज़ें होती हैं, शराब, इन चीज़ों का सेवन करते करते हैं। तो इसके द्वारा मासिक धर्म नहीं हो पाता है। तो मासिक धर्म में देरी का कारण आप बता सकते हैं 4 कोई भी नेचुरल कारण आप बता सकते हैं। बहुत से कारण होते हैं, इसके हज़ारों कारण होते हैं। तो आपको कोई 2-3 बताने हैं, 4-5 बता दीजिए आप। अब कपालभाति की प्रक्रिया को समझाइए। देखिए कपालभाति एक बिल्कुल आसन करते हैं वैसी ही एक प्रक्रिया होती है। इसमें आप वही वैसे ही पोज की मुद्रा में बैठते हैं और अपने श्वास को खींचते हैं और छोड़ते हैं। तो यही कपालभाति की प्रक्रिया होती है। इसको आप समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लिखना कितना आपको, कम से कम इसमें मैं बताऊँ तो बस आपको आधा पेज या 6-7 लाइन बहुत होंगी। 6-7 लाइन में आपको कम से कम लिखना है, क्योंकि ये फिजिकल एजुकेशन है, इसमें वर्ड लिमिट भी ज़्यादा है। अब हम 22 देखें तो मैक्रो, मैसो और माइक्रो साइकिल। देखिए जो फर्स्ट इसका एमसीक्यूज देखिए आप, उसमें माइक्रो साइकिल के बारे में पूछा था। मैंने क्या बताया आपको कि 3 समय अंतराल होते हैं, मैक्रो, मैसो और माइक्रो साइकिल। तो वहां पर मैंने 3 बताए थे आपको। फर्स्ट क्वेश्चन एक बार आप देखिए, यहाँ पे देखिए माइक्रो साइकिल के बारे में पूछा है, तो वहां पे तीनों ही आपको यहाँ पे मिल गए, ये रहे मैक्रो, मैसो और माइक्रो साइकिल। अब देखिए क्या होता है, वही प्रक्रिया। मैक्रो जब हम ज़्यादा समय लगता है किसी खेल में प्रदर्शन करने के लिए या किसी खेल की योजना बनाने के लिए, लगभग 1 महीने से ज़्यादा, तो वो मैक्रो होता है। मैसो जब हमें थोड़ा कम समय लगता है 15 से 20 दिन, तो वो मैसो हो गया। माइक्रो जब हमें कम समय लगता है केवल 1 हफ्ते के बीच में ही, तो ये मैक्रो होता है। इसके बस इसमें आप 3-4 पॉइंट लिख दीजिए, आपका आंसर बन गया। फ्रैक्चर से आप क्या समझते हैं? फ्रैक्चर के कारण लिखिए। देखो फ्रैक्चर क्या होता है, आप कहीं गिर जाते हैं या आपकी कोई दुर्घटना हो जाती है, सीढ़ियों से गिर जाते हैं, तो आपकी हड्डी में एक क्रैक आ जाता है, तो उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। हड्डी टूटना आम बात है, ये सभी को पता है फ्रैक्चर क्या होता है। सब पट्टी बंधवा के आते हैं जब भी स्कूटी चलाते हैं या वो करते हैं, तो फ्रैक्चर आना आम बात है। तो इसके उपाय की भी आपको बता देने हैं। इसके कारण बताने हैं, तो कारण का ये होता है कि किस वजह से आता है। तो मान लीजिए आप सीढ़ियों में भग रहे हैं तो आप गिर गए, तो ये भी आपका कारण हो गया। आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ग्राउंड में गिर गए, तो फ्रैक्चर आ जाता है। आप स्कूटी चला रहे हैं, गिर गए, तो भी फ्रैक्चर आ जाता है। बहुत से कारण हैं, आपके आसपास के ये कारण घूम रहे हैं, आपको बस लिखने की ज़रूरत है, उन्हें एकजुट करने की ज़रूरत है। घर्षण को कम करने की विधियों का सुझाव दे। घर्षण का एक तरीके से मतलब है थोड़ा बल, दबाव। तो उसको कम करने की विधियाँ अगर आपसे पूछा है, तो कम करने की विधियाँ आप 2 मार्क्स में इसमें पूछा है, तो 4-5 आप इसमें लिख सकते हैं कि जो आपका सतह सतह होता है उसको हम थोड़ी चिकनी रखें, चिकनाई दें, और शरीर को सुव्यवस्थित रखें ताकि हमारा घर्षण ज़्यादा ना हो। और अपने जो अंग है, कोमल अंग है, कोमल अंग के जो ऊतक है उनको मतलब नरमाई दे, गरमाएं अपने शरीर को। तो ये घर्षण को कम करने की विधियों के कुछ सुझाव हैं। और अब हमारा सेक्शन सी होता है। देखिए इसमें से आपको केवल 6 दे रखे हैं, इसमें केवल आपको 5 करने थे। अगर आप ये लास्ट वाला छोड़ भी देते तो आपके 5 करने थे, पाँचों आपके पाँचों को ना आपके मार्क्स मिल जाते, क्योंकि इसमें 6 में से आपको 5 ही करने थे। आपने वो पढ़ा होगा सामान्य निर्देश, मैंने बताया, तो उसमें 5 में से 6 में से 5 ही करने हैं आपको। अब सेक्शन आपका सी है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियां किस प्रकार लाभदायक होती हैं। देखिए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन होते हैं? जिनका कोई शरीर का एक अंग खराब होता है, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं। यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि समाज उन्हें भला बुरा कहता है, उन्हें विकलांग कहता है। तो देखिए यहाँ पे विकलांग शब्द को हटाकर उनके लिए एक नया शब्द प्रयोग किया जाता है, दिव्यांग।
तो दिव्यांग या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो हम उनको कहते हैं जिनका कोई अंग खराब होता है, या फिर वो ना देख सकते हैं, या फिर बधिर होते हैं, ना सुन सकते हैं, या फिर और कुछ उनका मतलब कोई शरीर का अंग खराब हो, तो वो विशेष आवश्यकता बच्चे होते हैं। अब उनके लिए कौन सी गतिविधियाँ हो सकती है? ऐसी गतिविधियाँ जो उनको उनके लिए लाभदायक भी हो और उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करे और उनके बौद्धिक और मानसिक क्षमता में भी वृद्धि करे। तो ऐसी बहुत सी हो सकती है जो CWSN के लिए होती है, जो CWSN के लिए होती है। इन्हें इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, हो सकता है पूछ ली जाए। चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चे, तो इनके लिए बहुत सी गतिविधियां हो सकती हैं। इनके लिए विशेष प्रकार के टीचर भी लगाए जाते हैं और ऐसे आपको 3-4 पॉइंट इसमें लिख देने हैं। आपको पता है क्या होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। स्वास्थ्य के लिए विटामिन क्यों आवश्यक है? देखिए आपने विटामिन के प्रकार पढ़े होंगे, तो आप अगर चैप्टर में भी आपने नहीं पढ़े तो वैसे भी आपको पता है कि विटामिन क्या होता है। विटामिन A B C D E K M N, बहुत सारे विटामिन हैं। तो इनके ये क्यों आवश्यक होते हैं? देखिए हमारे शरीर की रचना के लिए आवश्यक होते हैं। इन्हें हम माइक्रो पोषक तत्व कहते हैं, यानी कि शरीर को कम आवश्यकता होती है इनकी, लेकिन आवश्यकता होती है। और फिर विटामिन ए के आप स्रोत बता सकते हैं क्या है? दूध, मछली, अंडा, आप ये बता सकते हैं। गाजर, मूली से सब ए के स्रोत हैं। बी के आप बता सकते हैं। सी के ऐसे बता सकते हैं। सी में जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो आ जाते हैं। डी में जो हमारी जो सूर्य की जो किरणें होते हैं वो भी डी विटामिन हमें देती है। दूध, मछली, अंडा, पनीर, दही सब डी भी देते हैं। और के में भी आपको बता देना। तो ऐसे इन विटामिनों के प्रकार बता देना और क्यों आवश्यक ये भी बता देना है कि हमारे शरीर की रचना के लिए, हमारे पोषण के लिए सहायक होते हैं विटामिन। 27 हम देखें तो शक्ति को परिभाषित करें और खेल के उदाहरणों के साथ इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। शक्ति आमतौर पर सभी जानते हैं शक्ति क्या होती है। स्ट्रेंथ, पावर। तो देखिए किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम शक्ति कहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति कोई कार्य ज़्यादा कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसके अंदर शक्ति ज़्यादा है। मान लीजिए कि एक जो बंदा है वो 10 किलोमीटर दौड़ अपनी पूरी कर रहा है, तो उसके अंदर में कह सकते हैं ना कि उसके अंदर ताकत ज़्यादा है, या फिर मतलब शक्ति ज़्यादा है उसके अंदर, उस चीज़ को करने की शक्ति उसके पास ज़्यादा है। तो शक्ति अलग अलग विभिन्न स्तरों पर अलग अलग नापी जाती है। तो अगर हम शक्ति की बात करें तो इसमें विभिन्न उदाहरणों के बारे में पूछा है। तो गतिशील शक्ति भी होती है, स्थिर शक्ति भी होती है। तो आपको इनके बारे में बता देना है। गतिशील शक्ति क्या होती है, जो इनमें खेलों में काम आती है, और स्थिर शक्ति व्यायाम वगैरह और जो आपकी चीज़ें होती है उनमें काम आती है। तो आपको पार्ट करके बता देना है, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, घबराना मत बस एग्जाम में। आगे हम देखें जंग के व्यक्तित्व के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। देखिए यहाँ पर जंग शब्द से आप क्या समझ रहे हैं, एक बार सोचिए। मुझे लग रहा है आप जंग शब्द से ये चीज़ समझ रहे हैं कि जब लोहे की जो कोई धातु होती है तो उस पर कोई जंग सी ऐसी परत चढ़ जाती है तो वो जंग होती है। यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। जंग का मतलब यहाँ पर एक वैज्ञानिक से है। जंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, जी हाँ, उनका एक सरनेम है जंग। तो दरअसल इनका नाम जुंग है, कहीं पर इनको जंग भी कहा जाता है। तो इन्होंने व्यक्तित्व के 3 भागों में वर्गीकरण किया था। एक तो वो लोग जो कि सभी के साथ घुल मिल कर रहते हैं, समाज के साथ घुल मिल कर रहते हैं और अपनी बातें सभी के साथ शेयर करते हैं, ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद करते हैं, तो वो लोग होते हैं बहुर्मुखी। वो कौन होते हैं? बहुर्मुखी, नाम आपको याद रखना है। और जो लोग अकेलापन महसूस करते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, ज़्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं करते, समाज के साथ रहना पसंद नहीं करते, अपने काम में ही मस्त रहते हैं, तो वो अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी होते हैं। अब तीसरा पार्ट उभयमुखी होते हैं। तीनों पार्ट आपको ध्यान रखना है। उभयमुखी में जिसमें इन दोनों के ही गुण शामिल हो वो उभयमुखी होते हैं। तो जुंग ने व्यक्तित्व के वर्गीकरण, व्यक्तित्व क्या होता है? पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व की आपको परिभाषा बता देनी है कि व्यक्तित्व किसी भी इंसान का मुखौटा होती है। सामान्यतः आपकी बुक में दे रखा है, मतलब व्यक्तित्व की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती है। इसके वर्गीकरण जुंग ने किए थे, बहुर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। और एक शरीर के आकार पर भी किया था, जिसे एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ और मेसोमॉर्फ कहा जाता है। एंडोमॉर्फ जो सबसे मोटे होते हैं, एक्टोमॉर्फ जो सबसे पतले होते हैं, और मेसोमॉर्फ जो बीच के होते हैं। ये भी तुलना की थी, लेकिन वो दूसरे वैज्ञानिक थे।
तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आप इन दोनों में से एक पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 29 हम देखें तो प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न समितियों की भूमिका सहित मापदंड मैपिंग तैयार कीजिए। मैपिंग का मतलब क्या है? यहाँ पर आपको टेबल बतानी है। सबसे पहले आपको समितियाँ बतानी है, फिर आपको बतानी है कि मतलब खेल से पहले की समितियाँ, खेल के दौरान समितियाँ, खेल के बाद समितियाँ। खेल से पहले की समितियाँ प्रचार समिति, क्रय समिति और भी जो समितियाँ होती है उनके बारे में आपको लिख देना है। खेल के दौरान समिति जो होती है वो जो एक तो प्रचार समिति भी होती है खेल के दौरान, और जो एक कार्यभाल समिति होती है, कार्यपन जो संभालती है उस चीज़ों का, और एक जो इन चीज़ों की मतलब खरीद करती है, जो आपके मतलब खेल में जो भी चीज़ें चाहिए उनकी खरीद के लिए एक समिति होती है। और भी ऐसी बहुत सी समितियाँ जो खेल के दौरान चाहिए। तो खेल के दौरान आप लिख सकते हैं एक परिवहन समिति भी होती है जो लोगों को लाती है, या फिर एक चिकित्सा समिति भी होती है जो कि मान लीजिए किसी की मतलब चोट लग गई किसी को, तो चिकित्सा समिति उसमें काम करती है। तो आपका जो एक चैप्टर है आपका फर्स्ट ही चैप्टर है खेलों में योजना, तो उसमें सारी समितियों के बारे में दे रखा है, एक बार उस पर नज़र मार लीजिए। और खेलों के दौरान जो समिति होती है वो स्वागत समिति होती है और सजावट समिति, ये सारे मतलब, और उन्हें विदा समिति जो करती है, ये सारे आपको नाम से आप समिति आपको लिख देनी है। ऐसी समितियाँ उसमें लिख रखी है सारी, मुझे सारी याद नहीं है बट आप देख लेना एक बार बुक में। अब 30 है हमारे की महिला खिलाड़ियों की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो ये त्रय विकार से भी जाना जाता है। तो 3 समस्याएं आपको बतानी है। तो एक में तो ये हो जाता है कि अनियमित ऋतुस्राव, जो आपका ये हो जाता है, जो मतलब जो पीरियड्स होते हैं वो अनियमित होते हैं, यानी कि दिन पर नहीं होते, देरी से होते हैं या फिर दिनों से पहले हो जाते हैं, तो वो अनियमित होते हैं। इससे क्या होता है कि जो महिला खिलाड़ी होते हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है खेलों में। और दूसरी हम बताएं तो दूसरी जो होता है वो ये भी होता है, बुलीमिया एक हो जाता है, जब कोई महिला हद से ज़्यादा खाना खा लेती है तो उन्हें उल्टियाँ होने लगती है, उनका शरीर ऐसा हो जाता है कि वो खेल में फिर प्रदर्शन अच्छा कर ही नहीं पाती है। और एक और है कि अस्थि वक्रता होती है, इसका नाम है अस्थि सुस्थिरता। जब उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, वो भी टूट जाती है जल्दी। तो ये 3-4 समस्या आपकी बुक में दे रखी है, वो आपको देख लेना है। या आपकी पूछा भी जाता है, प्री बोर्ड में शायद पूछा गया था कि महिलाओं, ये ज़रूर क्वेश्चन आएगा कि महिला खिलाड़ियों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अब सेक्शन डी है हमारा कि योग शिक्षिका गीतिका अपने परिवार में अपने घर में परिवार के साथ नियमित रूप से योग क्रिया करती है, यह उसके पारिवारिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। एक दिन शीतल गायिका गीतिका की सहेली बेटी को लेकर गीतिका के घर आई। शीतल की बेटी 14 साल की है और अस्थमा से पीड़ित है। गीतिका ने उसे अस्थमा को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित रूप से आसन करने की सलाह दी। तो इसमें आपको आसन बताना है कि मधुमेह अस्थमा से पीड़ित है, तो अस्थमा में कौन से आसन हमें करनी चाहिए। देखिए अस्थमा में हमें ताड़ासन भी करना चाहिए, और अगर मैं आपको बताऊं तो भुजंगासन आपने किया होगा, भुजंग जो मतलब सांप के जैसा होता है ये भुजंगासन, और हलासन भी हो जाएगा आपका। बहुत से आसन आपके बना रखे हैं, आप बता दीजिए आपके मन में आ रहे हैं। और वक्रासन आपका हो जाएगा। ऐसे 3-4 आसन आप लिख दीजिए। अस्थमा देखिए क्या होता है, अस्थमा का मतलब है जब हमारी सांस लेने में हमें दिक्कत होती है तो उसे अस्थमा कहते हैं। तो बहुत से लोग दवाइयाँ भी खाते हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें श्वास नहीं आती है। तो ये बच्चों में भी ये प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसमें आपको कोई भी 2 आसन लिख देने हैं आपका। अब सेकंड आप देखें, अस्थमा एक आधुनिक जीवन शैली की बीमारी है। कौन सा कार्बनिक तंत्र अस्थमा से संबंधित है? तो कौन सा तंत्र? ये श्वसन प्रणाली आपकी हो जाएगी, क्योंकि जो अस्थमा है वो श्वसन प्रणाली से ही उत्पन्न होता है और उसी को क्षतिग्रस्त कर देता है। नाम प्राणायाम अस्थमा से राहत दिलाने में मदद करता है। तो कौन सा प्राणायाम आपको बताना है? तो इसमें विलोम प्राणायाम आपको बताना है। फोर्थ है आपका, अस्थमा को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए कौन से आसनों का उपयोग किया जाता है? या फिर नाम का मतलब है कि उन चीज़ों का नाम बताना है आपको। ये थोड़ी प्रिंटिंग में गलती हुई है, तो इनका आपको नाम बताना है। तो ताड़ासन और उद्वा हस्तोशासन या हलासन, ये 3-4 आसन आपको लिख देने हैं। ताड़ासन तो आपको ज़रूर लिखना है। दूसरा आप लिख सकते हैं
मत्यासन, तो ये आप लिख सकते हैं। अब 32 है कि गंगा स्कूल की टीमों ने बास्केट बॉल क्लस्टर टूर्नामेंट के लिए अभ्यास शुरू कर दिया। एक दिन स्कूल सचिव ने खेल के मैदान में जाकर अभ्यास सत्र देखा। उन्हें लगा कि खिलाड़ी कमज़ोर है। कोच से चर्चा के बाद उन्होंने खिलाड़ियों की ज़रूरतों को ठीक करने के लिए डाइटिशियन की व्यवस्था की। डाइटिशियन आप जानते हैं कौन होता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का आपको उत्तर देना है। कमज़ोर खिलाड़ियों के लिए किस प्रकार के पोषक तत्वों की सलाह दी जाती है? तो जो कमज़ोर छात्र होते हैं उनको प्रोटीन के लिए सलाह दी जाती है, जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं तो उनको प्रोटीन खिलानी चाहिए। प्रोटीन में हमारे दूध, मछली, अंडा ये आ जाते हैं। तो ये चीज़ें गाजर, मूली, तो ये सब प्रोटीन होता है इन चीज़ों में, पालक वगैरह। दूसरा हम देखें अधिक ऊर्जा के लिए किस पोषक तत्व की सिफारिश की जाती है? तो अधिक ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट जो, एक मिनट मैं आपको समझा देता। कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होते हैं वो कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बने हुए होते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ऐसे पदार्थ ढूंढिए आप। आलू आपके हो गए, अनाज आपके हो गए, और भी जो चीज़ें हैं, दालें आपकी हो गई। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमें प्रदान करती है, ये ऊर्जा में प्रदान करती है, इनसे ऊर्जा हमें ज़्यादा मिलती है। तो इन पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है ऊर्जा प्रदान करने की। जहाँ भी ऊर्जा शब्द का आपको नाम आए, कौन सा पोषक तत्व बताना है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट बताना है। अब विटामिन को क्या कहते हैं? तो निवारक और रोगों से लड़ने वाले पोषक तत्व कहते हैं। यानी कि किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता हमें विटामिन ही प्राप्त करते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई रोग हो रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको डॉक्टर क्या कहता है? विटामिन आपको सी की ज़रूरत है तो आप तो सेब खाइए, संतरे खाइए, केले खाइए। आपको कहता है विटामिन ए की आपकी कमी है आपके शरीर में, तो आप दूध खाइए, अंडा खाइए, मछली खाइए, पनीर खाइए, दही खाइए, मक्खन खाइए, सब कहता है आपको। तो ये विटामिन आपकी जो होते हैं वो आपको किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। आया समझ में? अब विटामिन 8 पानी में घुलनशील विटामिन का एक समूह है जो सेल्यूलर चयापचय के लिए महत्वपूर्ण है। तो कौन सा विटामिन है? विटामिन बी हो जाएगा, जो कि आपका पानी में घुलनशील होता है, बी। और विटामिन बी की कमी से हमारे बाल भी झड़ते हैं। 33 हम देखें तो 8वीं कक्षा के शिक्षक ने होली में शामिल हुए छात्र शेखर के व्यवहार को देखा। शेखर के व्यवहार को देखा। वह अन्य छात्रों से अलग था। उसे कक्षा में सामान्य छात्रों के साथ खेलकूद और खेल गतिविधियों को करने में कठिनाई होती थी, क्योंकि वो विशेष आवश्यकता वाला बच्चा था। तो ये शेखर है, आपको ध्यान रखना है। कक्षा शिक्षक ने उसे माता पिता को बुलाया और उन्हें स्कूल के इस विशेष शिक्षक के पास ले जाने का सुझाव दिया। अब इसमें से हमें उत्तर देना है, अक्षमता का अर्थ क्या होता है? अक्षमता, तो अक्षमता का अर्थ होता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जिस कार्य को नहीं कर सकते वो अक्षमता होती है उनकी। देखिए क्षमता का उल्टा होता है क्षमता। क्षमता मतलब किसी भी कार्य को करने की क्षमता, अक्षमता मतलब किसी भी कार्य को ना करने की क्षमता अक्षमता होती है। तो सिंपल है चीज़। अब हम सेकंड देखिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अक्षम अक्षम, यहाँ पे अक्षम गलत लिखा है, अक्षम व्यक्ति वाले बच्चों के लिए प्रयुक्त सबसे उपयुक्त शब्द आपको बताना है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को हम दूसरे किस नाम से पुकारते हैं, क्या आप जानते हैं? आप कहेंगे विकलांगता, नहीं, ये शब्द आप यूज अब मत करना। अब ये शब्द बैन हो चुका है। वैसे सच बताऊं तो इसके लिए इसकी जगह अब दिव्यांग यूज किया जाता है। देखिए दिव्यांग और विकलांग दोनों एक ही चीज़ के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन दिव्यांग और विकलांग में बहुत अंतर हो जाता है। दिव्यांग मतलब वह बच्चा जिसको किसी विशेष चीज़ की आवश्यकता है जिसका कोई एक अंग गायब है, एक अंग है नहीं उसके पास, तो ये पॉजिटिव चीज़ को दर्शाता है। बट जब हम विकलांग चीज़ की बात करते हैं तो मतलब वो बच्चा विकलांग है या फिर उसका अंग कोई खराब है, किसी भी कार्य को वो करने की क्षमता नहीं है उसके अंदर, तो वो उस चीज़ के लिए प्रयोग होता है विकलांग। लेकिन आपको दिव्यांग शब्द प्रयोग करना है। सही से आपको लिख दूं, दिव्यांग। हैप्पीनेस फॉर ऑल द चिल्ड्रन इफ द वर्ल्ड का लोगो प्रतीक चिन्ह किस गेम से संबंधित है? तो ये आपका जो पैरालंपिक खेल है, जो पैरालंपिक जो खेल होते हैं वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ही होते हैं, पैरालंपिक खेल। तो एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि आने वाले पैरालंपिक खेल कहाँ और कब होंगे? तो आने वाले जो पैरालंपिक खेल होंगे वो
2023 में होंगे जर्मनी के बर्लिन शहर में। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहाँ पर होंगे, आपको ध्यान रखना है। फोर्थ है कि मुझे जीतने दो, अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे साहसिक प्रयास करने दो। यह वाक्य शब्द किस ओलंपिक में लिया जाता है? तो ये जो ओलंपिक होता है ये विशेष ओलंपिक में लिया जाता है, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए होता है। उन्हें सिखाया जाता है हमेशा से कि तुम खेल में भाग लो, अगर तुम जीत नहीं सकते तो तुम सीखोगे उस खेल से कि तुम्हें क्या गलती हुई है तुमसे, और उस खेल को बेहतर बना पाओगे। देखिए हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम किसी खेल को अगर खेलते हैं, मान लीजिए वो हमारे एग्जाम का खेल है, तो हम एग्जाम से अगर डरते हैं तो उससे दूर भागेंगे तो जितना ही वो हमारे पास आएगा। अब अगर हम उस खेल में उतरेंगे तो हम जीतेंगे भी और उस खेल को मजा भी लेंगे, उस खेल का मजा भी लेंगे। तो ऐसा हर चीज़ के साथ होता है, हर इंसान के साथ होता है। अब ये केवल दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए है जो कि देख नहीं सकते, वो भी दिव्यांग है, उनके लिए भी हम दिव्यांग शब्द प्रयोग करते हैं। सेक्शन ई आ जाएगा हमारे। 4 करने हैं, 4 हैं, 4 में से कोई भी 3 करने हैं। जो आपका 37 वाला क्वेश्चन है, ये नॉकआउट टूर्नामेंट से आप क्या समझते हैं? इसमें 23 टीमों का आपका नॉकआउट बनाना है। देखिए इसकी अगर आपको अलग वीडियो चाहिए तो आप बता दीजिए। इसका नॉकआउट जो होता है वो बहुत ही बिल्कुल सरल होता है बनाना, बस आपको एक बार प्रक्रिया समझनी है उसकी। 23 टीमों का बनाना है तो सबसे पहले 23 चीज लिख लीजिए टीमें। वैसे जो 23 टीमों का बनाना है उसका एक इसका फॉर्मूला होता है n-1, मतलब जितनी इसमें बता रखा है 23 में से 1 माइनस कर दीजिए, मतलब आपका 22 मैच खेले जाएंगे। कितने मैच होंगे? 22। अब आपको ऐसी इसकी मतलब बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी। अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो एक बार आप बुक में देख लीजिए, या फिर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में बताइए, एक अलग वीडियो ले आऊँगा 10-15 मिनट की, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। 34 हम देखें। खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट 9 से 18 वर्ष आयु वर्ग के लिए, इसके परीक्षण आइटम तथा उद्देश्य क्या है? तो खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट उन बच्चों के लिए चलाया जाता है जो शारीरिक रूप से कमज़ोर है, उनको फिटनेस प्रदान की जाए। तो 9 से 18 वर्ष के लिए इसमें आपको इसके उद्देश्य बताने हैं। तो इसके जो मतलब इसमें क्या क्या किया जाता है, इसमें हमारे BMI को मापा जाता है। BMI बॉडी मास इंडेक्स। जिन बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स कम है इसका मतलब वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है। जिन बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है इसका मतलब है उनमें मोटापा है। तो दोनों को कम करने के लिए, यानी कि मतलब मोटापे को कम करने के लिए और शारीरिक रूप को मतलब कमज़ोर व्यक्तियों को थोड़ा सा फिट करने के लिए, दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है BMI। जिसका BMI 19.5 से 24.5 के बीच है तो वो फिट है, 19 से नीचे है तो वो कमज़ोर है, और 24.5 से ऊपर है या 25 से ऊपर है तो मतलब वो मोटा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये इसमें आपको एक्सप्लेन करना है, मैं जितना बता रहा हूँ उतना मत लिख देना। 5 नंबर का है आपको, तो 5 नंबर में ऐसे थोड़ी ना आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, तब आप 2 पेज भरेंगे। बस भर दीजिए फिजिकल एजुकेशन में, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, आंसर आप लिख दीजिए। खेल की चोटों को परिभाषित कीजिए। खेलों में खेल चोटों को वर्गीकृत कीजिए। तो देखिए खेल की चोटें क्या होती है, आमतौर पर सभी जानते हैं कि किसी खेल को खेलते समय जो हमारे मतलब किसी शरीर में कहीं लग जाती है तो उसे चोट कहते हैं। कहीं पे खून आ जाता है फिर कहीं पे लग जाती है तो उसे हम चोट कहते हैं। तो इसमें वर्गीकरण आप कर सकते हैं कि कोमल, जो आपके कोमल ऊतक होते हैं उनकी चोट हो गई, या फिर आपको चीरा लग गया, या फिर आपके घाव आ गया, या फिर आपके कंट्यूशन हो गया, या फिर रगड़ हो जाती है कहीं पर। तो अलग अलग चोटें होती हैं। मान लीजिए आप सीढ़ियों से गिर गए तो आपके पैर में मोच आ जाएगी या वैसे हो जाएगी। मान लीजिए आप कहीं दीवार से आपका मतलब आपको रगड़ लग गई, मतलब गुस्सा सा लग जाता है ना कोनी वगैरह के यहाँ पे, तो उसे रगड़ कहते हैं। मान लीजिए आप चक्कू से कट गए तो उसे चीरा कहते हैं। और मान लीजिए कि आपको ज़्यादा घाव लग गया है, किसी चीज़ से घाव आ गया आपको, ब्लेड वगैरह किसी से थी, तो उसे हम घाव कहते हैं। और मोच आपको मैंने बता ही दिया है। और खिंचाव, हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। कभी कभी होता है ना हमारी जो हाथ पाँव की मांसपेशियाँ, उसमें गर्दन की मांसपेशियों में सोने से भी खिंचाव आ जाता है, अनियमित जीवन शैली से भी आ जाता है। तो ये सारी सारी चोटों की प्रकार है, सारी आप लिख सकते हैं। ये आपका लाइफ से संबंधित है, आपके शरीर से संबंधित है ये चीज़ें। 36 हम देखें। उपयुक्त उदाहरण की सहायता से खेल में न्यूटन के गति के नियमों के अनुप्रयोग की चर्चा कीजिए। जो न्यूटन थे वैज्ञानिक, ये आपने 9th में 10th में पढ़ा था, इन्होंने
3 नियम दिए हैं गति के, जड़ता का नियम और त्वरण का नियम और विपरीत प्रतिक्रिया का नियम। तो जड़ता ये वैसे लिखा है, मैं आपको ध्यान रखना है, ये प्रतिक्रिया है, इस पर लिखा नहीं जा रहा है। आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बढ़वाइए, फिर हम इलेक्ट्रिक बोर्ड लाते हैं, उस पर आपको पढ़ाना शुरू करूँगा। तो प्रतिक्रिया, त्वरण और जड़ता। तो जड़ता का नियम क्या कहता है कि किसी वस्तु पर हम जब तक बल नहीं लगाते वो स्थिर अवस्था में रहती है। मान लीजिए एक गेंद है, वो ऐसे कैसे रखी है, जब तक आप उसे फेंकते नहीं है तब तक उस पर बल नहीं लगता, तो वो जड़ता का नियम हो गया। दूसरा है त्वरण का नियम। त्वरण का मतलब है कि हम जितना जिस वस्तु पर बल लगाएंगे वो वस्तु उतनी ही दूर जाएगी। मान लीजिए आप एक पत्थर को उठाइए, एक मोटा पत्थर उठाइए और एक छोटा सा पत्थर उठाइए, इन दोनों में से ज़्यादा दूर कौन सा जाएगा? ज़्यादा दूर छोटा पत्थर जाएगा, क्योंकि जिस वस्तु का भार कम होता है अगर हम उसको फेंकते हैं तो वो ज़्यादा दूर जाएगा, जबकि दूसरी वस्तु जिसका भार ज़्यादा होता है तो वो कम दूर जाएगा। और प्रतिक्रिया, हर किसी चीज़ की उल्टी प्रतिक्रिया होती है। मान लीजिए आप तैर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो आपके पीछे जो पैरों का बल होता है वो लगता है, तो वो प्रतिक्रिया का बल होता है। जैसे आप बंदूक भी चलाते हैं तो बंदूक में पीछे की तरफ वो झटका देती है, तो वो प्रतिक्रिया नहीं होता है, हर चीज़ की प्रतिक्रिया होती है। अब इसमें अनुप्रयोग पूछे हैं आपके, तो अनुप्रयोग आप बता सकते हैं। पहले तो आप ये इसके एग्जाम्पल बता सकते हैं आप, और ये सारी चीज़ बता सकते हैं। अनुप्रयोग में आप इनकी विपरीत क्रियाएं बता सकते हैं कि इनके क्या क्या अनुप्रयोग हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको बतानी है इसमें। और ये 37 मैंने आपको बता दिया। नॉकआउट इसकी आपको वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट में, बार बार कह रहा हूँ मैं, वरना कोई बात नहीं, अगर आपको आता है तो ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए सारे फिजिकल के, तो भी आप कमेंट में बता दीजिए। बाकी ऐसे इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिकल की वीडियो आती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब रखिए, ऑल पर नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।